गुड इवनिंग स्टूडेंट। जी साहित्य क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमने एक एपी के लिए एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करा है। आज हम स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। बेसिक हम समझेंगे कि मध्य प्रदेश का जन्म कैसे हुआ है। आपके लिए हम सारी क्लासेस विद डिटेल के साथ लेके आए हैं। ये ऑफलाइन क्लासेस से ही हमारी सारी क्लासेस रिकॉर्ड हो रही है और बच्चे यहाँ पे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में पढ़ते हैं। आपको अगर कुछ भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो हमारे वीडियो के अंदर सारा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहां से आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, करें स्टार्ट। अब देखो, हम मध्य प्रदेश को स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी। पर मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि मध्य प्रदेश का जन्म हुआ कैसे। और ये जानने के लिए थोड़ा सा आपको इतिहास में जाना पड़ेगा कि इतिहास क्या कहता है। ठीक है बच्चों, तो देखो आपके सामने एक मैप लगा रखा है मैंने। ये भारत का एक मैप है। इसको बहुत ही बेसिक से समझना है और देखना है आपको कि जिस समय 1947 से पहले, आपको पता है हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। उससे पहले हमारे देश के अंदर आपको पता है कि ब्रिटिशों का क्या था, शासन था। और जिस क्षेत्र में ब्रिटिशों को शासन था उसको बोलते थे ब्रिटिश इंडिया। अब ब्रिटिश इंडिया का शासन था तो कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे जहां पर हमारे प्रिंसली स्टेट का क्या था, शासन था। तो देसी रियासत भी थी, ब्रिटिश लोग भी रहते थे। और कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पे कमिश्नर सिस्टम लागू था, जैसे भी वर्तमान में इंदौर के अंदर कमिश्नर सिस्टम लागू है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पूरा देश बटा है आज। उसी प्रकार से आप देखोगे तो 1947 के पहले भी हमारा भारत बटा हुआ था। तो मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूं कि उस समय का 1947 से पहले हमारा भारत कैसा दिखता था। तो देखो यहाँ वाले आप क्षेत्र अगर आप देखोगे, ये वाला क्षेत्र अगर आपको दिख रहा हो, इसको बोलते थे हम सेंट्रल प्रोविंस। ये दिख रहा है। अब सेंट्रल प्रोविंस क्या था, ये अंग्रेजों ने बनाया था कि ये क्योंकि भारत के बीचों बीच में था ये, इसलिए इसको बोला सेंट्रल। प्रोविंस का मतलब होता है प्रांत, ये क्षेत्र। इस क्षेत्र को अंग्रेजों ने जीता था और इसका नाम क्या रख दिया उन्होंने, सेंट्रल प्रोविंस। इसके जस्ट पास में आपको दिखेगा, इसको बोलते थे सेंट्रल इंडिया एजेंसी। क्या याद रखोगे आप, सेंट्रल इंडिया एजेंसी। बात याद रहेगी। ये मध्य प्रदेश का जो पश्चिम वाला हिस्सा है इसको कहते हैं हम सेंट्रल इंडिया एजेंसी। और देखो आपको जस्ट इसके ऊपर देखेगा यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। बस इतना सा याद रखो कि उस समय, जिस समय अभी आज हमें मध्य प्रदेश दिखता है, पर पहले ऐसा नहीं था। पहले मध्य प्रदेश कई भागों में बटा था। मैं सिर्फ इतना सा दिखाना चाहता हूं आपको कि किस क्षेत्र को हम क्या कहते थे। तो ब्रिटिश शासन में ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है मध्य प्रदेश का पूर्वी वाला हिस्सा और छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा, इसको मिला के अंग्रेज लोग क्या कहते थे, सेंट्रल प्रोविंस। बात याद आ गई। और इसके जस्ट ऊपर वाला क्षेत्र इसको बोलते थे सेंट्रल इंडिया एजेंसी। अंग्रेजों के समय में हम ये चीज देखते थे। आगे देख लिया, समझ में आ गया आपको ये। और एक बार मैप देख लीजिए आप। इसके जस्ट नीचे एक और मैप मैंने बना लगा रखा है। ये देख सकते हो, देखो सेंट्रल प्रोविंस वाला ये क्षेत्र है और ये है सेंट्रल इंडिया एजेंसी। इन्हीं दोनों का सबसे ज्यादा काम आने वाला है अभी हमारे मध्य प्रदेश के अंदर। बस आप एक बार मैप को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि किस क्षेत्र को हम क्या कहते थे। ये जो इतना सा क्षेत्र है ना, यही मध्य प्रदेश है और यही हमारे काम आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का गठन और पुनर्गठन। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एमपीपीएससी में से यहाँ से हर साल 2 साल में 1-2 प्रश्न जरूर आते हैं। एमपी हो, एमपीपीएससी हो, कोई से भी एग्जाम हो। ठीक है, तो बिल्कुल हम एकदम कंसेप्ट के साथ विद डिटेल के साथ समझेंगे। बस धैर्य बना के आपको रखना है और आहिस्ता सुनना है। हमारी जो क्लासेस है वो बोथ मीडियम में, हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है और इंग्लिश मीडियम में भी। हमारा जो कंटेंट होगा वो बोथ मीडियम में होगा, इसलिए आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी कंटेंट हम यहाँ पे पढ़ाएंगे उसकी पीडीएफ आपको हम शेयर करेंगे। कंटेंट के लिए आपको कहीं भगना नहीं है, क्योंकि हमने जो कंटेंट बनाया है सब कुछ इसके अंदर है। कुछ भी आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और जब एबी का पेपर होगा तो हम खुद बताएंगे आपको, देखो कहां से क्वेश्चन आया है और क्या पढ़ा था आपने और क्या आया है। ठीक है बच्चों, तो देखो मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ है, जिसको हम बोलते हैं मध्य प्रदेश कैसे बना है, और फिर बाद में उसका क्या हुआ, पुनर्गठन हुआ है। इसको बोलते हैं फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश। तो हमने इसको अपनी सुविधा के लिए 4 भागों में बांटा है। हम इसको 5 भाग में भी बांट सकते हैं। तो देखो मध्य प्रदेश को हम 1950 से पहले, 1950 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। और उस समय से पहले हम इसको 1947 भी कह सकते हैं कि उससे पहले ही जो हमारा मध्य प्रदेश था उसके अंदर क्या थी, ब्रिटिश शासन था और क्या थे, प्रिंसली स्टेट थे। तो उस समय मध्य प्रदेश कैसा दिखता था, उसको मध्य प्रदेश को हम क्या कहते थे, वो हम पढ़ेंगे। जैसे आप ऐसा समझिए कि बचपन में आप हो, आपका एक नाम है भी वर्तमान में, पर बचपन में आपको चिंटू पिंटू के नाम से पुकारते नहीं पुकारते थे आपके घर वाले, बस वही समझना चाहते हैं। हो तो आप ही, पर देखो दिखने में अलग थे थोड़े से आप। बात समझ में आ गई। वही मध्य प्रदेश था, पर उसको पहले क्या कहते थे। तो एक ये पढ़ेंगे 1950 से पहले हम मध्य प्रदेश को क्या कहते थे, बिफोर 1950। फिर 1950 से 1956 के बीच में जब हमारा देश आजाद हुआ,
तो उस समय हमारे देश के अंदर बहुत सारे राज्यों का गठन करा हमने। उस समय मध्य प्रदेश को हम ऐसा राज्य नहीं कहते थे कि मध्य प्रदेश राज्य, उस समय हमारे देश के अंदर व्यवस्था कुछ अलग थी। आपको पता होना चाहिए कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश के अंदर जो राज्य थे, तो हमारे सरकार ने हमारे जो राज्य थे उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा था। उसको कहते थे हम पार्ट ए, पार्ट बी राज्य, पार्ट सी राज्य और पार्ट डी राज्य। 4 कैटेगरी में क्या कर रखा था, डिवाइड कर रखा था। मैं आपको एक चीज बता देता हूं यहाँ पे। हमारे देश जब आजाद हुआ था 1947 में, तो उस समय हमारे देश के अंदर जो राज्य थे उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा था कि पार्ट ए के राज्य, पार्ट ए के राज्य, फिर क्या कर रखा था, पार्ट बी के राज्य, पार्ट सी के राज्य। अभी क्या है, मैं थोड़ा सा 2 मिनट आप शांति रखिए, सारी चीज आपको पता चल जाएगी कि एक्चुअल में है क्या। और एक है पार्ट डी स्टेट। ये 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा था। अभी जैसे वर्तमान में हमारा जो भारत है, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से उसको 2 भागों में बांट रखा है। एक तो बांट रखा हमने स्टेट्स और एक बांट रखा हमने यूनियन टेरिटरी। 2 भागों में बांट रखा। पर उस समय जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, उस समय कितने भागों में बांट रखा था, 4 पार्ट में बांट रखा था। ये जो पार्ट ए के अंदर जो राज्य थे, जो स्टेट्स थे, इन स्टेट, तो कौन से स्टेट थे इसके अंदर, वो स्टेट्स थे जो ब्रिटिश के अधीन आते थे। जो क्षेत्र ब्रिटिश के अंदर आते थे, उन क्षेत्रों को हमने, जैसे हमारे देश को हमने आजादी किससे पाई थी, अंग्रेजों से। बात समझ में आ गई। तो अंग्रेज हमारे देश में छोड़ के चले गए थे। जो क्षेत्र, जिस क्षेत्र में अंग्रेज शासन करते थे, उनको सारे क्षेत्र को किस में शामिल कर लिया था हमने, पार्ट ए में। तो हम देखेंगे कि पार्ट ए के अंदर मध्य प्रदेश के कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। फिर पार्ट बी के अंदर क्या क्षेत्र, कौन से क्षेत्र आते थे, ऐसे क्षेत्र आते थे जहां पर क्या होती थी, प्रिंसली स्टेट थी, विधानमंडल भी था उनके अंदर, लेजिस्लेटिव असेंबली भी बनी हुई थी। और किसका शासन था, राज प्रमुख कौन था वहां का, प्रिंसली स्टेट। बात समझ में आ गई। राजा महाराजा लोग उसको अंदर थे। तो उन राज्यों को हमने किस में शामिल कर लिया था, बी के अंदर। पार्ट सी के अंदर कौन आता था, पार्ट सी के अंदर कमिश्नर क्षेत्र आता था, जहां पे कमिश्नरों का शासन होता था। पार्ट डी के अंदर ऐसा क्षेत्र आता था जिसपे किसी प्रकार वो शासन नहीं था, जैसे आपने देखा होगा अंडमान निकोबार। बात समझ में आ गई। पार्ट डी के अंदर किसको रखा था हमने, अंडमान निकोबार। तभी हम सारे चीजें देखेंगे कि पार्ट ए के अंदर मध्य प्रदेश के कौन सा क्षेत्र था, पार्ट बी के अंदर और पार्ट सी के अंदर। ठीक है बच्चों, याद रहेगी ये बात। फिर हम पढ़ेंगे, देखो 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ। तो 1956 के बाद आपको याद रखना है कि 1956 के बाद 2000 में मध्य प्रदेश से कौन अलग हुआ था, छत्तीसगढ़ में। हम देखेंगे मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो मध्य प्रदेश के अंदर क्या क्या चेंज आया और वर्तमान में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति। बात समझ आ गई। तो आगे हम देखते हैं इसी चीज को। हमारा कंटेंट बहुत मीडियम में रहने वाला है, आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। अब देखो आपके पास एक मैप बना रखा है मैंने, और बहुत आहिस्ता से समझना, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो वर्तमान में ये मध्य प्रदेश है, और अभी ही थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बता रखा है। थोड़ा सा अगर छोटा हो जाए, इसको छोटा कर लेते हैं। अच्छा छोटा नहीं हो रहा है, चलो। तो सुनना बात, ये अभी वर्तमान में हमारा मध्य प्रदेश है। अब इस मध्य प्रदेश में थोड़ा सा मैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ को भी ऐड कर देता हूं। छत्तीसगढ़ को भी हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। ये क्या है, रफ मैप बना रहे हैं, ये नीचे भी आ जाएगा जैसा छत्तीसगढ़। ठीक है, ये हमारा उस समय का जो मध्य प्रदेश दिखता था, ये छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र आता था। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको दिखाया था कि ये हमारा क्या है, भारत है। और इस भारत में भी ये अभी वर्तमान में हमारा मध्य प्रदेश यहाँ पर है। अभी वर्तमान में हमारा मध्य प्रदेश यहाँ पर है। और ये वाला क्षेत्र मैंने आपको बताया था, ये वाला जो क्षेत्र था, ये वाला, इसी को सेंट्रल प्रोविंस बोलते थे अंग्रेज लोग। इस वाले क्षेत्र को, ये जो यहां से जो क्षेत्र आता था, ये क्षेत्र आप याद रखना। ये जो इसके नीचे भी क्षेत्र था हमारा, ये वाला पूरा क्षेत्र याद रखना आप। ये दिख रहा है आपको पूरा। इस पूरे क्षेत्र के ऊपर किसका अधिकार था, ब्रिटिशर्सों का अधिकार था। ब्रिटिश लोगों ने इसको किससे जीत रखा था, मराठा लोगों से। क्योंकि आपको पता होना चाहिए हमारे मध्य प्रदेश जस्ट नीचे आता है महाराष्ट्र, और उस पर किसका शासन था, मराठा। उसका मराठा से लड़के जीत के किसने जीत लिया था, ब्रिटिश ने। और इसी का नाम रख दिया था उन्होंने सेंट्रल प्रोविंस। तो याद रहेगा, सेंट्रल प्रोविंस के अंदर मध्य प्रदेश का कौन सा हिस्सा आ रहा है, इसको क्या कहूंगा मैं, सेंट्रल प्रोविंस। बात याद रहेगी। अब क्षेत्रीय स्तर पर भी इसके कई नाम है। जैसे ये वाला जो क्षेत्र दिखेगा ना आपको, जबलपुर वाला क्षेत्र, इसको बोलते हैं महाकौशल। देखो क्या बोलते हैं इसको हम, महाकौशल। सुना भी होगा आपने इसको, क्योंकि हर क्षेत्र का अपना एक नाम होता है। ये महाकौशल वाला क्षेत्र हो गया। इसको हम वर्तमान में बोलते हैं छत्तीसगढ़। ये रहा हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, दिख रहा है आपको अच्छे से, कोई दिक्कत कोई समस्या।
अब देखो ये मध्य प्रदेश का ये वाला जो हिस्सा मैंने रेड कलर से बनाया ना, ये पूरा क्षेत्र, और देखो ये जो महाकौशल क्षेत्र ना, इसके जस्ट नीचे वाला जो क्षेत्र है ना, इसको हम कहते थे बरार। ये अंग्रेज लोगों ने बाद में जीता था। ये महाराष्ट्र में आता है वर्तमान में। और ये महाकौशल के जस्ट नीचे ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, इसको हम कहते थे विदर्भ। और विदर्भ के अंदर ही देखने को मिलेगा आपको नागपुर, जो मध्य प्रदेश की पहली राजधानी थी। वर्तमान में आपने देखा भी होगा कि विदर्भ को एक अलग ही राज्य बनाने की बात चल रही है। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी अलग अलग पहचान है, अलग संस्कृति है। हर क्षेत्र चाहता है कि मेरी अलग संस्कृति, अलग पहचान हो। ठीक है, बात याद रहेगी। तो ये था विदर्भ, ये दिख गया आपको सारी चीज। अब देखो इसी क्षेत्र के अंतर्गत अगर आप देखोगे थोड़ा सा, ये वाला जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सा, ये ऊपर वाला जो क्षेत्र यहाँ पे आपको दिख रहा है कलर, आपको कलर चेंज कर लेता हूं। ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये मध्य प्रदेश में ये कहलाता है बघेलखंड। ये बघेलखंड वाला क्षेत्र कहलाता है। तो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा आता है और छत्तीसगढ़ का भी कुछ हिस्सा इसके अंदर आता है। तो इसको मैं पूरे को बघेलखंड कह रहा हूं। बात याद रहेगी। ये क्या है हमारा बघेलखंड। बात समझ में आ गई आपको। और इसके जस्ट पश्चिम वाले वेस्ट साइड में जो क्षेत्र था, ये वाला जो क्षेत्र, इसको हम बुंदेलखंड कहते थे। क्या कहते हैं इसको हम? बुंदेलखंड। कलर दिख रहा है आप लोगों को सबको? क्या कहते हैं इसको हम? बुंदेलखंड। ये है बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। बात याद रहेगी, बस क्षेत्र को समझना आपको। ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र हो गया, ये पूरा ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र हो गया इधर। फिर देखो यहीं पे आपको बीचों बीच में दिखेगा यहाँ पे भोपाल। मैं बीपीएल लिख रहा हूं, ये दिखेगा आपको यहाँ पर भोपाल। ये रहा भोपाल। आप इसे समझ लीजिए, ये है भोपाल। और मध्य प्रदेश का जो पश्चिम वाला हिस्सा है, जिसको मध्य प्रदेश का वेस्ट साइड हम बोलते हैं, ये इस क्षेत्र को अंग्रेज लोग कहते थे सेंट्रल इंडिया एजेंसी। इसको कहते हैं मध्य भारत एजेंसी। इसको क्या कहते हैं? मध्य भारत, सेंट्रल इंडिया। ये क्या है? मध्य भारत। अच्छे से याद रखना इस बात को कि मध्य भारत वाला क्षेत्र कौन सा है। तो ये मध्य भारत, इसको बोलते हैं हम सेंट्रल इंडिया। मैं CI से लिख रहा हूं इसको, CIA। CIA खुफिया एजेंसी भी है, आपको पता अगर हो, आप पढ़ते हो तो CIA मुझे कमेंट करके बताइए कि CIA का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ये मध्य भारत वाला क्षेत्र हो गया। इसके अंदर ये वाला हिस्सा भी आएगा और ये वाला हिस्सा भी आएगा। ये हमारा उस समय का मध्य प्रदेश है। किस समय का मध्य प्रदेश है? 1947 से पहले का मध्य प्रदेश है। बात याद रहेगी। और ये जो नीचे जो रेड कलर में मैं जो दिखा रहा हूं, इसके ऊपर अधिकार किसका था? अंग्रेजों का अधिकार था, ब्रिटिश लोगों का अधिकार था। और ब्रिटिश लोग 15 अगस्त 1947 से छोड़ के कहां चले गए थे? बाहर चले गए थे हमारे देश। तो इस वाले क्षेत्र पे किसका शासन था? अब किसका शासन हो गया था? भारत सरकार का। तो मैंने अभी ही बताया आपको कि जब हमारे देश का गठन हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, तो उस समय हमने क्या करा, जो क्षेत्र ब्रिटिश के अंतर्गत था, वो क्षेत्र सीधा हमने किसके अंदर शामिल कर लिया था? पार्ट ए के अंदर। मैंने बताया अभी आपको कि हमारे देश में उस समय जो राज्य थे, वो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में हमने डिवाइड करा था। जो क्षेत्र ब्रिटिश के अंतर्गत आते थे, उनको किसमें शामिल कर लिया हमने? पार्ट ए के अंदर। तो देखो इसी क्षेत्र को मैं क्या कह रहा हूं? पार्ट ए। बात याद रहेगी आपको कि पार्ट ए वाला राज्य कौन सा है। तो ये किस समय की बात चल रही है? अब देखो 1947 के बाद की बात है। ये 1947 के पहले की बात हो गई। अब ये कौन सी बात है? देखो 1947 से 1956 की बात है। इसके बीच में हम मध्य प्रदेश को क्या कहते थे? वो वाला है। तो देखो ये पार्ट ए आ गया। अगर आपसे कोई पूछे पार्ट ए का नाम बताओ, तो देखो इसी पार्ट ए को देखो अंग्रेज लोग क्या कहते थे? सेंट्रल प्रोविंस, CP। बात समझ आ गई। और बाद में इसी CP के अंदर बरार भी शामिल कर लिया था, इसलिए इसको बोलते थे CP एंड बरार। ये रहा देखो बरार वाला क्षेत्र। बात याद रहेगी। तो पार्ट ए कब बना? ये 1947 के बाद में, जब अंग्रेज लोग हमारा देश छोड़ के चले गए थे, तो ब्रिटिश के अंदर जो क्षेत्र आता था उसको हमने क्या बोला? पार्ट ए। और पार्ट ए को ही अंग्रेज लोग क्या बोलते थे? CP एंड बरार। इसलिए CP एंड बरार को हम बोलते पार्ट ए। और इसी को उस समय हम मध्य प्रदेश कहते थे, इसलिए इसी का नाम है पूर्व मध्य प्रदेश। पूर्व मध्य प्रदेश का मतलब मध्य प्रदेश से पहले मध्य प्रदेश, पूर्व मध्य प्रदेश। ये बात आपको याद रहेगी। बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही आसानी से देखोगे, आप समझोगे तो सारी चीज आपको समझ में आए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, याद रहेगा पार्ट ए। मैं अगर आपसे ये पूछूं पार्ट ए के अंदर मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आता था, तो आप खुद बता देना। महाकौशल वाला क्षेत्र आता था, बरार वाला क्षेत्र आता था, विदर्भ वाला आता था और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र आता था। बात याद रहेगी। अब जैसे पार्ट ए जो बना, उस पार्ट ए का कोई तो मुख्यमंत्री हो, तो करता धरता होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो संस्था होती थी वो कौन होती थी? मुख्यमंत्री। सीधी सी बात है। ये हटाऊं मैं 2 मिनट के लिए, ये याद रहेगा आपको। ये स्क्रीनशॉट ले लो आप 2 मिनट के लिए।
मैं हटा रहा हूं थोड़ा सा इसको। तो देखो ये पार्ट ए था। उस समय जिस समय हमारा मध्य प्रदेश आज 1947 के बाद जब मध्य प्रदेश बना था, इसी के जो पहले जो मुख्यमंत्री थे 1947 के बाद की बात कर रहा हूं, 1947 के पहले की बात नहीं कर रहा हूं। इससे पहले भी आपको याद रखना है कि हमारे देश में पहली बार जब हमारे देश में भारत शासन अधिनियम लागू हुआ था 1935, उसके तहत उस अधिनियम में एक प्रावधान करा गया था कि जो हमारे प्रोविंसेस है उनके अंदर क्या कराएंगे हम, चुनाव। इसको बोलते हैं प्रांतीय चुनाव। और प्रांतीय जब चुनाव हुए थे तो उस समय 1937 में चुनाव हुए थे 1937 में, और उसके समय में पहली बार मध्य प्रदेश में जब सरकार बनी थी तो उसके जो मुख्यमंत्री थे वो थे एनबी खरे, नारायण भास्कर खरे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। उस समय 1947 के अगर कोई 1937 की अगर कोई बात करेगा, उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले मुख्यमंत्री कौन थे? मध्य प्रदेश 1947 से पहले की पहले मुख्यमंत्री अगर कोई पूछ ले आपसे, या ऐसा पूछ ले कि सीपी एंड बरार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे एन बी खरे, नारायण भास्कर खरे। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये बात याद रहेगी। और उसी मंत्रिमंडल के अंदर हमारे जो पंडित रविशंकर शुक्ल थे वो थे शिक्षा मंत्री, पर जो एन बी खरे थे उन्होंने एक साल बाद ही इस्तीफा दे दिया था, और उसका इस्तीफा देने के बाद जो मुख्यमंत्री बने थे वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल, जो बाद में आगे चलकर 1956 में भी मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने पंडित रविशंकर शुक्ल। तब हम बात की बात कर रहे हैं 1947 के बाद की बात कर रहे हैं ना। देखो 1947 से 1956 के बीच में क्या स्थिति थी, तो 1956 से 1947 के बीच में हमारे मुख्यमंत्री, तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हम पढ़ते पंडित रविशंकर शुक्ल। बात याद रहेगी। अब देखो उस समय जब ये क्षेत्र होता था तो इसका एक गवर्नर भी होगा, राजा महाराजा नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जो कर्ता धर्ता थे और अंग्रेज लोग थे, और अंग्रेज जो लोगों को हमने भगा दिया था अपने देश से, तो उस समय इस क्षेत्र के कौन थे? गवर्नर। क्या कहते हैं उनको? गवर्नर। और ये गवर्नर थे अस्थायी, ज्यादा समय के लिए नहीं थे। उनका नाम था डॉक्टर ई राघवेंद्र राव। तो आपको गवर्नर याद करना है कि गवर्नर कौन थे, बस ये नाम याद करना है, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव। बात याद रहेगी, बहुत सिंपल सा है। और इस समय जो पार्ट ए था, तो इस पार्ट ए के अंदर हमारी लेजिस्लेटिव होगी, विधानसभा होगी। तो उस विधानसभा के कोई ना कोई तो स्पीकर होंगे, अध्यक्ष होंगे। तो पहले स्पीकर जो थे वो थे पंडित कुंजीलाल दुबे, ये बात याद रखना है। तो फर्स्ट स्पीकर कौन थे? पंडित, ये बात याद रखना है, कुंजीलाल दुबे, कुंजीलाल दुबे। आगे हम याद करेंगे इन सबके नाम को, बस खाली इतना सा याद कर लो आप कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल, क्योंकि उस समय यही मध्य प्रदेश था। फिर गवर्नर कौन थे? तो डॉक्टर ई राघवेंद्र राव। ये अस्थायी थे, बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं थे, थोड़े से समय के लिए बने थे। फिर कौन था? स्पीकर का मतलब होता है लेजिस्लेटिव स्पीकर होता है, जो विधानसभा होती है हमारी, उसके अध्यक्ष होते हैं। तो वो अध्यक्ष कौन थे? पंडित कुंजीलाल दुबे। ये ऐसा याद रखो जैसे विधानसभा बनी है, ऐसे याद रखो। मैं बाद में याद भी कराऊंगा आपको। जैसे मान लो ये हमारी विधानसभा है, और याद रखो इसमें ताला तो लगेगा ना, ऐसा थोड़ी खुल के छोड़ के चल देंगे हम। हर कोई भी चीज होगी, हमारा भी घर से अगर हम बाहर जाते हैं, रहते हैं कहीं भी, तो हम ताला लगाते हैं ना। तो जब भी हम इंटर करेंगे इसमें, तो क्योंकि देखो पहले तो कौन थे? अंग्रेज लोग। अब हमें इस विधानसभा में इंटर करना ना, क्योंकि यही तो कानून बनाने का काम करती है। कुंजी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? अब तो कोई पूछ ले मध्य प्रदेश के फर्स्ट स्पीकर कौन थे, तो कौन थे? पंडित कुंजीलाल दुबे। बात याद रहेगी, सिंपल सा कंसेप्ट याद रहेगा, ये सारी बात याद रहेगी। इस समय जो पार्ट ए था, इस पार्ट ए के अंदर टोटल प्रिंसली स्टेट जो थे वो थे 15। कितनी रियासत होती थी उस समय? था तो ये अंग्रेजों के अधीन, पर कितने अलग अलग क्षेत्र आते थे उसके अंदर, कितने प्रोविंसली स्टेट थे? तो 15 याद रखना। बात याद रहेगी, अभी बाद हम याद करेंगे। अब देखो ये हो गया। अब इसके बाद हमने किसका गठन करा था? मध्य भारत का। और ये मध्य भारत के लिए क्षेत्र में क्या थी? रियासतें होती थी, बहुत बड़ी बड़ी रियासत। अगर आपने देखा होगा तो यहीं पे पड़ता है आपका इंदौर। क्या है? इंदौर। यह है इंदौर। और इसी इंदौर के अंदर आपने सुना होगा होलकर रियासत, बहुत बड़ी रियासत थी होलकर रियासत। होलकर रियासत प्रिंसली स्टेट थी, होलकर प्रिंसली स्टेट। और यहां पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है ग्वालियर। कौन है? ग्वालियर। और ग्वालियर में आपने सुना होगा सिंधिया। तो यहाँ पे जो रियासत थी वो थी सिंधिया रियासत। बहुत बड़ी बड़ी रियासतें थी ये, सिंधिया रियासत। तो यहाँ पे जो थे राजा महाराजाओं को शासन हुआ करता था। तो हमारे भारत में जब जैसे ही मध्य प्रदेश का ये वाला हिस्सा आया, तो चूंकि ये वाला हिस्सा था जहाँ पे किसका शासन था? प्रिंसली स्टेट का शासन था, राजा महाराजाओं का शासन था। तो भारत सरकार ने ऐसे राज्यों को, मैंने बोला ना किस में रखेगी भारत सरकार? पार्ट बी के अंदर।
क्यों? क्योंकि यहाँ के मुखिया कर्ता धर्ता कौन थे? राजा महाराजा, और राजा महाराजा अभी भी थे उसी समय हमारे देश में, वो तो भारत छोड़ के नहीं गए थे। इसलिए उनको क्या कर रखा था, पार्ट बी के अंदर शामिल कर लिया था। और पार्ट बी का अंदर शामिल करने का मतलब ये था कि उनको कुछ रियायतें दी गई थी, कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे। बात याद रहेगी। तो इसी क्षेत्र को, मध्य भारत का ये जो क्षेत्र है मध्य भारत, इसको हमने किस पार्ट के अंदर शामिल कर लिया था? पार्ट बी। ये बात आपको याद रखना है। तो मध्य भारत वाला जो क्षेत्र था, इसी को बाद में हमने 1947 के बाद इसी भाग को क्या कहते थे हम? पार्ट बी। तो पार्ट बी का मैं अगर नाम पूछूं, पार्ट बी पहले क्या कहलाता था? तो मध्य भारत, मध्य भारत सेंट्रल इंडिया एजेंसी इसको हम कहते थे। बात याद रहेगी, कोई दिक्कत को समस्या? अब देखो, अब यहाँ पे भी वही होगा, कुछ ना कुछ इसके मुख्यमंत्री होंगे, कोई ना कोई इसका गवर्नर होगा, कोई ना कोई राज प्रमुख होगा, कोई उपराज प्रमुख होगा, क्योंकि देखो राजा महाराजा थे ना यहाँ पे, अभी जिंदा थे वो, तो ऐसा तो नहीं थे छोड़ के चले गए वो देश। बात समझ गई? तो आप मुझे बताओ कि ये बहुत बड़ी रियासत, जो बड़ी रियासत होगी वो राजा कहेगा मुझे राज प्रमुख बना दो। राज प्रमुख का मतलब राज्य का मुखिया, अधिकार कुछ नहीं होते थे उनके, पर मुखिया बना दो। जैसे अभी हमारे देश में वर्तमान में देखोगे कि हमारे देश का सबसे बड़ा व्यक्ति आगे कोई कहेगा तो वो है राष्ट्रपति, उसके बाद आता है प्रधानमंत्री। पर देखो हमारे देश में राष्ट्रपति के पास पावर कम है, पावर किसके पास ज्यादा है? मुख्य प्रधानमंत्री के अंदर। उसी प्रकार से राज्य में देखो, राज्य का सबसे बड़ा व्यक्ति अगर कोई पूछे तो वो है राज्यपाल, राज्य का पाल। पर प्रमुख जो शक्तियां है वो किसके पास है? सीएम के पास, मुख्यमंत्री के पास। बात रहेगी। इसी प्रकार से सरकार ने क्या कर रखा था उस समय? राज्य प्रमुख बना दिया था कि आप राज्य के सबसे बड़े व्यक्ति हो, पर अधिकार कुछ भी नहीं, क्योंकि आप जनता के द्वारा चुने गए नहीं हो। अधिकार किसके पास होंगे? जिसको जनता ने चुन के हमारे पास भेजा है। बात याद रहेगी। उस समय जो ग्वालियर रियासत थी, उस समय उसके जो राजा थे वो थे जीवाजीराव सिंधिया। कौन थे राजा? मैं यहाँ पे राजा लिख रहा हूं, वो थे जीवाजीराव सिंधिया, जीवाजीराव सिंधिया। बात याद रहेगी। तो इन्होंने कहा, अब सीधी सी बात है, इस मध्य भारत क्षेत्र को भारत सरकार ने जब पार्ट बी के अंदर शामिल करा, तो क्योंकि ये बड़ी रियासत थी, ग्वालियर रियासत एक बड़ी रियासत थी, इसलिए इस क्षेत्र का जो हमने राज्य प्रमुख बनाया वो किसको बनाया हमने? जीवाजीराव सिंधिया, हेड ऑफ स्टेट। किसको बनाया हमने? जीवाजीराव सिंधिया को। तो भैया होलकर रियासत वाले बोले भैया हमें क्या दिक्कत है, हम भी थोड़े मोटे दम रखते हैं थोड़ा बहुत, हमें भी कुछ बना दो आप। तो सीधी सी बात, सरकार ने बोला भैया इनको राज प्रमुख बना दिया, हेड ऑफ स्टेट बना दिया, तो इनको क्या बना दो? डिप्यूटी हेड ऑफ स्टेट बना दो। तो उस समय होलकर रियासत के जो राज प्रमुख थे वो थे यशवंतराव होलकर द्वितीय। ये बात याद रखना है। कौन थे उस समय राज प्रमुख इनके? यशवंतराव द्वितीय, यशवंतराव द्वितीय। होलकर है पर आप ऐसे याद रखना यशवंतराव द्वितीय, ये द्वितीय थे। तो द्वितीय नंबर पे थे, तो इसलिए याद करना इनको दूसरे नंबर पे बनाया था। हेड ऑफ स्टेट किसको बनाया हमने? जीवाजीराव सिंधिया को। और डिप्यूटी हेड ऑफ स्टेट किसको बनाया हमने? यशवंतराव द्वितीय को। बात याद रहेगी। ये तो हो गए राज प्रमुख। राज प्रमुख मतलब राज्य का प्रमुख हमने बना दिया। पर हमारे देश में कुछ तो जनता ने चुन को किसी व्यक्ति को पहुंचाया होगा, तो उसके लिए हम बनाते थे सीएम, गवर्नर। तो पार्ट जो बी था, पार्ट बी के जो पहले जो सीएम थे, ये बात आपको याद रखना है, पार्ट बी के पहले जो सीएम थे वो थे लीलाधर जोशी। पहले जो सीएम थे, ये कलर दिख रहा है आपको? पार्ट बी के पहले सीएम थे। पार्ट बी के पहले सीएम कौन थे? फर्स्ट सीएम कौन थे यहाँ पे? लीलाधर जोशी। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि पार्ट बी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? लीलाधर जोशी। और इसके बाद भी और भी बहुत सारे मुख्यमंत्री बने थे, इसके बाद भी याद रखना है आपको। इसके बाद एक विजयवर्गीय गंगवाल विजयवर्गीय बने थे, फिर मिश्रीलाल बने थे, फिर इसके बाद बने थे तखतमल जैन। ये चार मुख्यमंत्री रहे क्रम से, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, सबका नंबर आएगा करने का, सबको मुख्यमंत्री बनाया। बस पहला याद रखना, पहले कौन थे? लीलाधर जोशी। दूसरे नंबर पर कौन थे? विजयवर्गीय। फिर कौन थे? मिश्रीलाल गंगवाल। फिर चौथे नंबर पर कौन थे? तखतमल जैन। इस समय, जिस समय लीलाधर जोशी मुख्यमंत्री थे, उस समय जो गवर्नर थे वो थे तखतमल जैन। ये बात भी आपको याद रखना है, तखतमल जैन। जैन, बात याद रहेगी। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट आपको याद रखना है। अब जो ये जो मध्य भारत जो पार्ट भी था, इसके कोई ना कोई तो स्पीकर होंगे। यहाँ की जो लेजिस्लेटिव है, यहाँ की जो विधानसभा है, इसके कोई ना कोई स्पीकर होंगे। उस स्पीकर का नाम भी याद रखना है आपको। जो यहाँ पे स्पीकर थे, मैं एसपी से लिख रहा हूँ, स्पीकर जो थे वो स्पीकर जो थे एएस पटवर्धन थे। ये बात याद रखना, अनंत सदाशिव पटवर्धन। कौन थे? अनंत सदाशिव पटवर्धन। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपसे ये पूछ लेगा कि पार्ट बी के पहले स्पीकर कौन थे? विधानसभा स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव पहले कौन थे? तो एएस पटवर्धन। और अगर आपसे डेप्यूटी या वाइस स्पीकर पूछ लेकर तो वो कौन थे? वीवी सरवटे, विष्णु विनायक सरवटे। वाइस प्रेसिडेंट पूछ ले, वाइस स्पीकर पूछ ले, वीएसपी लिख रहा हूं, वाइस स्पीकर जो थे, वाइस स्पीकर कौन थे?
वीवी सरवटे, वीवी सरवटे, बात याद रखना है। अब देखो इसको बोलते हैं विष्णु विनायक सरवटे, बात याद रखना है। बाद में जब हम मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे उसमें उल्टा हो जाता है। मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था के बाद में जाके ये क्या बनते हैं, विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं। कौन बनते हैं, विष्णु विनायक सरवटे, बात याद रहेगी, बाद में बनते हैं। कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ पर, ये बात याद रहेगी। अब देखो भारत सरकार ने क्या कर रखा, उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र रहता है, ये बघेलखंड वाला और ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, और एक्चुअल में यहाँ पे बुंदेलखंड बघेलखंड वाले क्षेत्र में ही मध्य प्रदेश की एक पर्वत श्रेणी जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, तो चूंकि ये विंध्याचल क्षेत्र में आती थी और अलग अलग थी इसलिए इसको नाम दे दिया था हमने विंध्य प्रदेश। इन दोनों को मिला के हमने क्या नाम दे दिया था, बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों को मिला के हमने क्या नाम दे दिया था, विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश। और एक बात अच्छे से याद रखना, इस विंध्य प्रदेश को लेके बहुत ज्यादा भ्रांतियां हैं बुकों के अंदर। आज ही हम इसको क्लियर करेंगे, एकदम बिल्कुल इसका पोस्टमार्टम करेंगे, क्या था क्या नहीं था, एकदम आज ही क्लियर करेंगे। ये विंध्य प्रदेश है। अब देखो इस विंध्य प्रदेश के अंदर भी बहुत सारी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेटेड से, क्योंकि राजा महाराजा लोग होते थे। क्योंकि बुंदेलखंड आपने अगर पढ़ा होगा मध्य प्रदेश की रियासत है, तो बुंदेलखंड के अंदर भी बहुत सारी रियासत थी, बघेलखंड के अंदर भी बहुत सारी रियासतें थी। तो देखो यहाँ पे कितनी रियासतें थी, अगर मैं आपसे पूछूं रियासत कितनी थी, यहाँ पे जो पार्ट है यहाँ पे कितनी रियासत थी, 15। बस इतना नंबर याद कर लेना आप, कौन सी 15 थी वो कभी नहीं पूछेगा आपसे, बस 15 याद रखना। ये जो पार्ट बी थी इसके अंदर कोई आपसे कोई रियासत पूछ ले कितनी रियासत थी, तो बहुत सिंपल याद करना, इस 15 में 11 जोड़ देना तो कितना आ जाएगा, 26। ये याद रखना डाटा। मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि कई बुकों में डाटा गलत दे रखा है। मैं जो बता रहा हूँ ऑथेंटिक सोर्स से बता रहा हूँ आपको, मध्य प्रदेश की जो ओरिजिनल बुक आती है हिंदी ग्रंथम अकादमी, उसके अंदर क्या डाटा दे रखा है वो मान्य होता है, और वही मैं बता रहा हूँ, इसलिए भगने की जरूरत नहीं है आपको कहीं पे भी। तो बस 15 में 11 जोड़ देना कितना आएगा, 26, और इस 26 में 12 जोड़ देना तो देखो कितनी आ जाएगी, 38। तो देखो बुंदेलखंड और बघेलखंड को दोनों को मिला के जो रियासत थी वो थी 38। देखो 26 में 12 जोड़ोगे तो 38। तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे कितनी थी 15, यहाँ पे कितनी है 26, यहाँ पे कितनी 38 यहाँ से। और जो भोपाल स्टेट इसमें एक ही, भोपाल ही अपने आप में एक रियासत थी, तो एक ही रियासत थी जिसको याद करने की आवश्यकता नहीं। तो ये याद रहेगा स्टेट कितनी देसी रियासत थी यहाँ पे 38। और इन दोनों रियासत बुंदेलखंड और बघेलखंड को मिला के हमने क्या बना दिया था, विंध्य प्रदेश। अब सुनना बात अच्छे से, विंध्य प्रदेश एक क्या था, देसी रियासतें थी। और मैंने बताया ना देसी रियासत को हम किस में शामिल करेंगे, किसमें शामिल करेंगे, पार्ट बी के अंदर। तो विंध्य प्रदेश को पहले शुरुआत में किसमें शामिल करा था, पार्ट बी के अंदर। ये बात याद रखना बच्चों अच्छे से। और आप देखोगे बहुत सारी बुक में डायरेक्ट लिखा है पार्ट सी के अंदर, पार्ट सी के अंदर पहले शुरुआत में इसको पार्ट बी के अंदर शामिल करा था, बाद में इसको पार्ट सी में शामिल करा था। तो बाद में इसको किस में शामिल करा था, पार्ट सी में। और क्यों शामिल करा था उसका कारण भी थोड़ा सा हम देख लेंगे, क्यों ऐसा विवाद की स्थिति बनी। अच्छे से आप सारी चीज पढ़ोगे ना तो बड़ा आसान है आपको समझना। अब सुनना बात, ये हमने विंध्य प्रदेश बनाया। अब सरकार ने उस समय क्या कर रखा, ये जो बघेलखंड था यहाँ पे एक अलग कैबिनेट बनाया, और बुंदेलखंड वाला क्षेत्र था यहाँ पे अलग कैबिनेट बनाया। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्षेत्र अपने आप में प्रमुख थे। ये कहते थे बुंदेलखंड प्रमुख, ये कहते थे बघेलखंड प्रमुख। तो जो बुंदेलखंड था इसकी जो मेन राजधानी थी वो थी रीवा। अगर आपने देखा होगा, मैं यहाँ पे बना देता हूँ रीवा, तो इसकी जो राजधानी थी वो थी रीवा। तो बघेलखंड था, बघेलखंड की जो कैपिटल थी वो क्या थी, रीवा। तो यहाँ पे एक कैबिनेट बनाया हमने, मंत्रिमंडल बनाया हमने। और ये जो बुंदेलखंड था, इस बुंदेलखंड के अंदर आपने एक जिला सुना होगा छतरपुर, जैसे वर्तमान में आपने सुना होगा खजुराहो। मध्य प्रदेश के सबसे तीर्थ स्थलों में गिना जाता है खजुराहो अपनी वास्तुकला के लिए। इसी खजुराहो कहाँ पड़ता है, ये छतरपुर। इसी छतरपुर में एक जगह है जिसका नाम है नौगांव। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे छतरपुर, और इस छतरपुर के अंदर कौन आएगा, नौगांव। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। तो सुनो, ये जो विंध्य प्रदेश था इसकी भी 2 राजधानी थी, जैसे जिस प्रकार से पार्ट बी की 2 राजधानी थी, अभी मैं बताऊंगा। पार्ट बी की भी 2 राजधानी थी, ग्वालियर भी राजधानी थी, क्योंकि ये बोलते थे हमारी राजधानी बना दो, क्योंकि हर राजा चाहता था हमारा क्षेत्र महत्वपूर्ण है, हमारे क्षेत्र को महत्व दो। तो ये जो पार्ट बी था ना, इसकी राजधानी ग्वालियर भी थी, और क्या थी, इंदौर भी थी। पर कैसे थी ये याद रखना, जो ग्वालियर जो राजधानी थी ना वो थी शीतकालीन राजधानी, ठंड के समय में। कौन थी ठंड के समय में राजधानी, ग्वालियर, शीतकालीन राजधानी, विंटर, शीतकालीन कैपिटल थी बच्चों, विंटर कैपिटल थी। और ये जो इंदौर था ना ये था ग्रीष्मकालीन, समर, ग्रीष्मकालीन कैपिटल थी। फिर एक बात और याद रखना, ये प्रमुख थे इसलिए इनका दबदबा ज्यादा था, इसलिए ये जो राजधानी थी ग्वालियर ये ज्यादा समय के लिए थी राजधानी कैपिटल। तो ज्यादा समय, देखो एक साल के 2 हिस्से करूंगा तो 6 माह,
पर ये थोड़ी सी ज्यादा समय के लिए राजधानी, 6.5 माह के लिए राजधानी थी। कभी समय पूछ ले कितने माह के लिए राजधानी थी, 6.5 माह के लिए। तो एक साल में तो 12 महीने ही होते हैं, तो 12 में से 6.5 घटा देना तो ये बच जाएगा 5.5। तो 5.5 महीने के लिए राजधानी कौन थी, इंदौर। ठंडी के समय शीतकालीन के समय राजधानी कौन थी, ग्वालियर। गर्मी के समय ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन थी, इंदौर। बात याद रहेगी कितने समय के लिए थी, कम समय के लिए, क्योंकि ये प्रमुख कम थी, ये छोटी रियासत थी और ये बड़ी रियासत। ऐसी बहुत सारी रियासत थी इसके अंदर वैसे 26, पर ये 2 प्रमुख थी और उस 2 प्रमुख में भी सबसे ज्यादा प्रमुख कौन थी, ग्वालियर। इसलिए यहाँ के सब मेन। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये जो बघेलखंड वाला क्षेत्र था, इसकी जो राजधानी थी वो रीवा, बात याद रहेगी। और ये जो बुंदेलखंड था, इसकी राजधानी क्या थी, नौगांव। तो यहाँ पे भी हमने एक मंत्रिमंडल बनाया और यहाँ पे भी एक मंत्रिमंडल बनाया। जब भी हम मंत्रिमंडल बनाते तो उसका एक प्रमुख होता है, उस प्रमुख को ही हम क्या बोलते थे उस समय सॉरी, उस प्रमुख को ही उस समय हम सीएम कहते थे, या आप इसको प्रधान भी कह सकते हो, मुख्य प्रधानमंत्री भी कह सकते हो। प्रधानमंत्री का मतलब उस क्षेत्र का प्रधान, प्रधानमंत्री का मतलब आज के भारत के प्रधानमंत्री से मत लेना, उस क्षेत्र के प्रधानमंत्री से मतलब। कभी कभी बुक में ऐसा दे रखा था कि बघेलखंड के प्रधानमंत्री, तो बघेलखंड के प्रधानमंत्री का मतलब होता है प्रमुख, या हम प्रमुख भी लिख सकते हैं। तो बुंदेलखंड के प्रमुख जो थे, इस समय याद रखना, यहाँ पे एक मंत्रिमंडल बना और यहाँ पे भी अलग अलग, इस क्षेत्र का मंत्रिमंडल भी अलग अलग बना है। यहाँ तो क्या कर रखा था, संयुक्त करके चल रहा था काम, क्योंकि मिला जुला के चला रहे थे काम, पर ये जो लोग मिला जुला के काम नहीं चला, अलग अलग काम चल रहा था। तो जो रीवा के अंदर जो बघेलखंड मंत्रिमंडल था, इस मंत्रिमंडल के जो प्रमुख थे वो थे अवधेश प्रताप सिंह, कप्तान अवधेश प्रताप सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। जो प्रमुख थे वो कौन थे, कप्तान अवधेश प्रताप सिंह। और ये बात याद रखना अवधेश प्रताप सिंह के बारे में कि आपने एक यूनिवर्सिटी सुनी हुई, रीवा के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी। तो ये याद रखना है कि रीवा के अंदर जो प्रमुख थे वो कौन थे, कप्तान अवधेश प्रताप सिंह। प्रताप याद रखना है, क्या है, प्रताप। और यहाँ पे जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र था, इस बुंदेलखंड के क्षेत्र में जो प्रमुख थे वो थे कामता प्रसाद सक्सेना। यहाँ के जो प्रमुख थे, ये प्रमुख लिख रहा हूं मैं, ये बात रखना, कामता प्रसाद सक्सेना। बस यही इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें अंदर कुछ भी नहीं है बड़ा, बस ये बात याद रखना। तो इसमें कौन आएगा, रीवा के अंदर जो बघेलखंड हमारा मंत्रिमंडल बना था उसके प्रमुख पूछ ले। प्रमुख का मतलब होता है सीएम, आप तो ऐसे याद करो सीएम या पीएम था, उस समय जो पीएम थे वो कौन थे, कप्तान अवधेश प्रताप सिंह। जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र था उसके प्रधान कौन थे, कामता प्रसाद सक्सेना। पहले शुरुआत में हमने इन दोनों को क्या कर रखा था, अलग अलग बना रखा था। फिर कुछ समय बाद, थोड़े से समय बाद 1948 में, जुलाई 1948 में इन दोनों को मिला दिया था हमने, जिसको बोलते थे हम संयुक्त मंत्रिमंडल। और जब हमने संयुक्त मंत्रिमंडल बनाया, इन दोनों को मिला के जब मंत्रिमंडल बनाया, तो देखो प्रमुख रियासत कौन थी, बघेलखंड वाली, बड़ी रियासत बघेलखंड थी, उसकी तुलना में बुंदेलखंड थोड़ी छोटी थी। क्योंकि आपको पता है बुंदेलखंड का बहुत सारा जो क्षेत्र है वो कहाँ चला गया, यूपी के अंदर चला गया, मध्य प्रदेश के अंदर थोड़ा सा कम बन गया था, कम बचा हुआ था। तो प्रमुख ये है, तो इसलिए इनकी चलेगी ज्यादा। तो जब हमने इन दोनों को संयुक्त करा, कब करा हमने संयुक्त, जुलाई 1948 को, 1948 को। तो उस समय जो प्रमुख बनाए थे वो किसको बनाया था, कप्तान अवधेश प्रताप सिंह को। बात याद रहेगा, जब हमने संयुक्त करके बनाया। फिर जब कप्तान अवधेश सिंह प्रताप को के बाद जो प्रमुख जो बने थे वो थे श्रीनाथ मेहता। इनके बाद जो प्रमुख बने थे वो कौन थे, श्रीनाथ मेहता, श्रीनाथ मेहता। फिर देखो कुछ समय बाद, बहुत समय तक ये सरकार चली नहीं, क्योंकि संयुक्त सरकार ऐसी होती है, संयुक्त सरकार में बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन होता है, सरकार को कभी काम करने नहीं देते। तो क्योंकि हमने दोनों क्षेत्रों को संयुक्त करा, तो बघेलखंड वाले अलग खींच रहे हैं, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र अलग खींच रहा है, कभी सरकार चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। क्योंकि देखो यहाँ के लोगों को यहाँ जाना पड़ रहा है अपनी बात को रखने के लिए, कितनी बड़ी बात है। आप खुद देखो नौगांव रीवा के अंदर कितनी डिस्टेंस है उस समय में, 1947 में देखो, 1948 में कितनी बड़ी बात है। आपको पता होना चाहिए कि आपके जो दादा दादी जी होते थे, ऐसा बहुत कम लोग होते थे, उनका पूरा जीवन अपने गांव में गुजर जाता था, उन्होंने कभी शहर ही नहीं देखा था। जबकि ये तो फिर भी देखो इतनी दूर है। तो आप खुद सोचो ना, यहाँ से व्यक्ति यहाँ पे कैसे जा पाएगा, उस समय की बात है ये। तो इस सरकार में भी कुछ समय बाद बहुत ज्यादा क्या होने लगा, विरोध प्रदर्शन होने लगा, और 1 साल बाद इस सरकार ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। बात समझ में आ गई। तो जब इस सरकार ने इस्तीफा दिया, तो जैसे इस्तीफा को सरकार देती थी, सुनो उस क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा अराजकता फैल जाती, और अराजकता फैलने के कारण क्या होती है, अव्यवस्था हो जाती है। तो प्रशासनिक व्यवस्था को बनाने के लिए सरकार ने क्या करा था, 1 जनवरी 1950 को क्या करा था, 1 जनवरी, ये डेट जरूर याद करना, 1 जनवरी 1950 को इसी पार्ट बी को, ये जो विंध्य प्रदेश जो पार्ट बी में था, इसी को पार्ट सी के अंदर शामिल कर लिया था हमने।
आज याद रहेगा कब शामिल कर लिया था, 1 जनवरी 1950। प्रारंभ में जब 1948 में जब इसका गठन करा था तब किसके अंदर शामिल करा था, पार्ट बी। क्यों गड़बड़ हुई, बात समझ में आ गई, क्योंकि दोनों अलग अलग विधानसभा थी, दोनों को हमने संयुक्त करा, तो सीधी सी बात है दोनों के विचारधाराओं में अंतर होने के कारण सरकार ने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। सीधी सी बात, ये बोलेंगे हमें प्रमुख बना दो, ये बोलेंगे हमें प्रमुख बना दो। बाद में सरकार ने किसको प्रमुख बनाया, श्रीनाथ मेहता को। ये भी बहुत टाइम तक चला नहीं पाया अपनी सरकार को। सरकार ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। सरकार ने इस्तीफा दिया, सरकार ने क्या करा, 1 जनवरी 1950 को उसको पार्ट सी के अंदर शामिल कर लिया। और पार्ट सी के अंदर एक स्पेशल ट्रीटमेंट होता है। सरकार क्या करती है, जो केंद्र होता है वो अपने ज्यादा प्रतिनिधि, ज्यादा कंट्रोल रखता है क्षेत्र के ऊपर। जैसे भी वर्तमान में आपने देखा यूटीज के अंदर, जैसे दिल्ली एक क्या है, क्षेत्र है, वहां पे भी मुख्यमंत्री सरकार है, सब है, पर फिर भी चलती किसकी है, केंद्र सरकार की। इस टाइप से इसको बना दिया था हमने पार्ट से। ये बात याद रहेगी, कोई दिक्कत कोई समस्या। जब हमारे देश में चुनाव हुए, चुनाव कब हुए थे, 2 अप्रैल 1952 को, जिसको हम बोलते हैं प्रथम आम सभा चुनाव। कब हुए थे हमारे देश में पहली बार चुनाव, 2 अप्रैल 1952 को पहली बार चुनाव हुए थे। और जब पहली बार चुनाव हुए थे तो उस चुनाव में पहली बार जो मुख्यमंत्री बने थे वो थे शंभुनाथ शुक्ल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आम चुनाव के बाद, तो आम चुनाव के बाद जो मुख्यमंत्री बने थे वो कौन बने थे, ये बात याद रखना है। ये पेन का कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा। तो आम चुनाव के बाद याद रखना है, आम चुनाव। और आम चुनाव कब हुए थे, 1952, 2 अप्रैल 1952 को पहली बार चुनाव हुए थे। उस चुनाव के बाद जो पहले जो सीएम बने थे वो थे पंडित शंभुनाथ शुक्ल। कहीं कहीं पे देखो इनका नाम जो मिलता है वो पांडे भी मिलता है, कहीं कहीं पे नाम इसका शुक्ला भी मिलता है, कंफ्यूज नहीं होना है। पंडित शंभुनाथ शुक्ला, शुक्ल या पांडे, जो अच्छा लगे आपको याद कर लेना, कोई दिक्कत को समस्या। और इस समय जो गवर्नर थे, तो देखो ये जो गवर्नर थे ना, ये डॉक्टर ई राघवेंद्र राव, ये यहाँ पे अस्थायी थे। क्या थे ये, कुछ समय के लिए बने थे, ज्यादा समय के लिए नहीं बने थे, अस्थायी थे, टेम्परेरी थे। यही बाद में जाके यहाँ के गवर्नर बन गए थे। तो अगर मैं गवर्नर पूछूं, गवर्नर कौन थे यहाँ के, तो वही थे डॉक्टर ई राघवेंद्र राव, वेंद्र राव। बात याद रहेगी, कोई दिक्कत को समस्या। और यहाँ पे जो हमारी पहली बार जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी उसके भी तो कोई ना कोई अध्यक्ष, स्पीकर होंगे, विधानसभा अध्यक्ष होंगे। तो वो विधानसभा अध्यक्ष थे शिवानंद। बस इतना सा याद रखना। तो जो स्पीकर थे वो स्पीकर कौन थे, तो पहले जो स्पीकर थे, वो पहले स्पीकर का नाम मैं बता देता हूं आपको। पहले जो स्पीकर थे वो थे शिवानंद। ये कलर दिख रहा है आपको, चलो ठीक है। ये बात याद रखना, बस ये नाम याद रखना आपको। पहले जो स्पीकर थे, जो विंध्य प्रदेश थे, उसके पहले विधानसभा अध्यक्ष थे वो कौन थे, शिवानंद। ये बात याद रहेगी, कोई दिक्कत कोई समस्या। और राज प्रमुख अगर कोई पूछ ले, इस क्षेत्र के राज प्रमुख, तो इस क्षेत्र के जो अभी ये सब सीएम थे, राज प्रमुख पूछ लो तो उस समय जो बघेलखंड के जो राजा थे, आपने सुना होगा महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव। तो महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव कौन थे, राज्य के प्रमुख, हेड ऑफ स्टेट। कौन थे हेड ऑफ स्टेट, महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव। और देखो महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव ने ही पहली बार सफेद टाइगर देखा था। तो उसी के नाम पर ही पहली बार सतना में मध्य प्रदेश सरकार ने क्या कर रखा है, मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी चालू करी सतना के अंदर। बात याद रहेगी। तो राज प्रमुख कौन थे, तो राज प्रमुख अगर कोई पूछ ले तो वो कौन थे, मार्तंड सिंह जूदेव। उस समय बघेलखंड रियासत के राजा थे। बात याद रहेगी, कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत कोई समस्या, बात याद रहेगी। ये कंसेप्ट समझ में आ गया। पार्ट बी से पार्ट सी में कैसे गया ये, कौन उसके सीएम थे, कब सीएम कौन था, गवर्नर कौन था, राज प्रमुख कौन था, ठीक है, समझ में आ गई बात। फिर देखो ये जो भोपाल रियासत थी, तो देखो एक बात याद रखना है, हमारे देश के अंदर जब 1947 का भारत शासन अधिनियम आया था, आपको पता है उस भारत शासन अधिनियम के अंदर 3 प्रावधान थे। 3 प्रावधान क्या थे, पहला प्रावधान ये था, भारत के अंदर ये कहा गया था कि जो क्षेत्र चाहे तो भारत में मिल सकता है, पहला। दूसरा प्रावधान क्या था, कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में मतलब भारत का गठन होगा। फिर क्या बोला था, पाकिस्तान का गठन होगा। और तीसरी कंडीशन उसके अंदर ऐसी लिखी गई थी, जो रियासत जो है वो चाहे तो भारत में मिल जाए, चाहे तो पाकिस्तान मिल जाए, चाहे तो अपना खुद का देश बना ले। सोचो कितनी अंग्रेजों की सोच, देखो आपके किसी देश को तोड़ने के लिए उन्होंने क्या करा। और इसी सोच के कारण, इसी इंडिपेंडेंसी के कारण, ये जो भोपाल का जो नवाब था उस समय हमीदुल्लाह खान, तो हमीदुल्लाह खान ने क्या कहा कि इसने कहा कि हम तो एक अलग ही राज्य बनाएंगे, हम तो अपना एक अलग ही देश बनाएंगे।
बात समझ में आ गए। तो जब इसने बोला तो ये ना तो भारत में शामिल हुआ ना ये पाकिस्तान में शामिल हुआ। शुरुआत में एक स्वतंत्र राज्य था। क्या था ये? भोपाल जो था शुरुआत में क्या था? इंडिपेंडेंट स्टेट था। और जैसे ही इंडिपेंडेंट स्टेट था तो सीधी सी बात है, पहले सरकार तो वहां की जो जनता थी, भोपाल राज्य की जो जनता थी, वो चाहती थी कि भोपाल जो है भारत के अंदर शामिल हो। तो भारत की जनता के दबाव के कारण, भोपाल की मध्य प्रदेश की जनता के दबाव के कारण बाद में यहाँ के जो नवाब थे, नवाब हमीदुल्ला खान को भारत में विलय पत्र पे साइन करना पड़े। तो भोपाल को हमने कब भारत में शामिल करा, ये क्वेश्चन जरूर आता है। और उसकी डेट याद रखना है 30 जून 1949। 1 जून 1950, सॉरी। तो क्या याद रखना है? 1 जून 1949, 1949 को इसको हमने भारत में शामिल करा है। तो सोचो 2 साल तक तो इंडिपेंडेंट ही रहा। ये कहता रहा है कि हम एक अलग ही देश बनाएंगे अपना। 2 साल के बाद इसको कब शामिल करा गया हमने? 1 जून 1949 को। और सीधी सी बात है, क्योंकि भोपाल पहले अपने आप में क्या था? एक इंडिपेंडेंट स्टेट था। तो भारत सरकार ने इसको पार्ट सी के अंदर शामिल करा। बात याद रहेगी, जो भी क्रिटिकल जो भी राज्य थे, जहां के रियासत अलग ही अपना देश बनाना चाहती थी या पाकिस्तान के अंदर शामिल होना चाहती थी, ऐसे राज्य को, ऐसे स्टेट को, ऐसी रियासतों को भारत सरकार ने किसमें शामिल करा था? पार्ट सी के अंदर। तो बात याद रहेगी, तो भोपाल को हमने किसके अंदर शामिल करा था? पार्ट सी के अंदर। उस समय, जिस समय भोपाल भारत के अंदर शामिल हुआ था, तो भारत का उस समय भोपाल के नवाब कौन थे ये पूछेगा तो उनका नाम याद रखना है, नवाब हमीदुल्ला खान। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में कई बार पूछा गया है कि स्वतंत्रता के समय भोपाल रियासत के राज्य प्रमुख कौन थे? तो राज्य के प्रमुख कौन थे? नवाब हमीदुल्ला खान। नवाब हमीदुल्ला खान, ये बात याद रखना है। फिर देखो कुछ समय बाद, आपको पता है 2 अप्रैल 1952 को हमारे देश में प्रथम आम चुनाव हुए। और प्रथम आम चुनाव है तो उसके बाद पहले, अगर भोपाल राज्य के आपसे कोई पूछे सीएम कौन थे, तो वो थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। वो कब तक रहेंगे? 1956 तक, जब तक कि मध्य प्रदेश का गठन नहीं होता। तो 1 नवंबर 1956 तक कौन रहे थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। बात याद रहेगी, कोई दिक्कत, कोई समस्या? फिर यहाँ के अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ विधानसभा बनेगी, सीधी सी बात है, कोई भी राज्य होगा तो उस राज्य को चलाने के लिए कुछ ना कुछ विधानसभा, जैसे भी वर्तमान की मध्य प्रदेश की क्या विधानसभा, उसी प्रकार से इस क्षेत्र की भी विधानसभा थी। उसके अगर आपसे स्पीकर पूछ ले, कोई विधानसभा अध्यक्ष पूछ ले, तो वो कौन थे? सुल्तान मोहम्मद खान। ये 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। इसके उपाध्यक्ष भी थे लक्ष्मी नारायण मल, वो बाद में आपको लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, ये क्या कौन थे? वाइस स्पीकर थे। ठीक है, पर ये इंपॉर्टेंट नाम यही याद रखना आपको। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये पूरा एमपी है, जब एमपी बना था इस प्रकार की व्यवस्था थी मध्य प्रदेश के अंदर। तो थोड़ा सा समझ गया है आपको? कोई दिक्कत, कोई समस्या? बढ़े आगे। मुझे लगता है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते थे आप। चलो ठीक है, बात याद रहेगी। ये आ गया, वही सारी चीज मैंने आपको बता दी कि पहले क्या था, पहले व्यवस्था क्या थी। देखो मैं एक बार और बता देता हूं कि 1947 से पहले, 1947 से पहले ये वाला क्षेत्र हो गया एक। तो 1947 से पहले की बात चल रही है। तो ये हमारा यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ये छत्तीसगढ़ था। और उस समय छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही आता था। और ये वाला जो क्षेत्र था ना, ये विदर्भ वाला क्षेत्र था, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के अंदर है। और ये है बरार वाला क्षेत्र। ये क्या है? बरार। ये क्या है? विदर्भ। और देखो ये वाला जो क्षेत्र था ना, पार्ट है, इसकी राजधानी थी नागपुर। और नागपुर के अंदर ही सब कुछ था। मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा में नागपुर में थी। उस समय मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट भी नागपुर में था। सब ये विदर्भ के अंदर ही यहाँ पे है नागपुर, अभी पढ़ेंगे। और ये क्या है? छत्तीसगढ़। तो मैं CH से लिख रहा हूं, ये पूरा छत्तीसगढ़। और इधर अगर आप देखोगे यहाँ पे, इसी क्षेत्र को हम बोलते हैं महाकौशल। ये जो पूरा क्षेत्र, इसी को क्या बोलते हैं हम? महाकौशल। और ये जो पूरा क्षेत्र था, ये पूरा क्षेत्र अंग्रेजों के अधिकार में था। तो अंग्रेज ये छोड़, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए थे। तो ये जो क्षेत्र था, ये पूरा क्षेत्र किसके अंदर शामिल कर लेता भारत सरकार ने? पार्ट ए। ये क्या है? पार्ट ए। और पार्ट ए की जो राजधानी थी, और इसी क्षेत्र को हम क्या बोलते थे? सीपी एंड बरार। सीपी एंड बरार। बात याद रहेगी। अभी मुख्यमंत्री देख रहे, सिंपल से। इसकी कैपिटल कोई पूछेगा तो वो कैपिटल क्या थी इसकी? नागपुर। कौन थी? नागपुर। तो यहीं से मध्य प्रदेश की पूरी व्यवस्था चलती थी। बात याद रहेगी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? फिर ये वाला जो क्षेत्र था, इसको बोलते थे हम मध्य भारत। क्या कहते थे हम इसको? मध्य भारत। और इसी मध्य भारत को हमने किसके अंदर शामिल कर लिया था? पार्ट बी के अंदर। मध्य भारत को किसके अंदर शामिल करा था हमने? पार्ट बी। बात याद रहेगी। कोई दिक्कत, कोई समस्या? और इस मध्य भारत की 2 राजधानी थी, एक तो थी ग्वालियर और एक थी इंदौर। ये रही ग्वालियर। और जो ग्वालियर जो राजधानी थी, वो ठंडी के समय थी, जिसको हम बोलते थे शीतकालीन राजधानी।
शीतकालीन राजधानी। और ग्वालियर देखो, ग्वालियर में थे सिंधिया लोग, और सिंधिया एक बड़ी रियासत थी, इनका प्रभुत्व ज्यादा था, ये शीतकालीन कैपिटल थी हमारी। तो ये ज्यादा समय के लिए थी। कितने समय के लिए अगर कोई पूछ ले तो 6.5 माह। सीधी सी बात है, वैसे तो कायदे से ये होना चाहिए था कि आधे आधे समय के लिए रहे, 6 महीने के लिए ये रहे, 6 महीने के लिए ये रहे, पर इन्होंने बोला नहीं, हमारी ज्यादा चाहिए क्योंकि हम तो बड़े हैं। तो ये 6.5 माह के लिए थी। और किस समय के लिए थी? शीतकालीन। ये जो इंदौर है, तो इंदौर कौन सी राजधानी थी? ग्रीष्मकालीन, गर्मी के समय ग्रीष्मकालीन राजधानी। बात याद रहेगी। और ग्रीष्मकालीन राजधानी कितने समय के लिए थी? तो 5.5 माह के लिए थी। तो ये पार्ट बी हो गया हमारा। इसी को बोलते थे मध्य भारत एजेंसी, इसको कहते थे हम सेंट्रल इंडिया एजेंसी, CIA। बात याद रहेगी, कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई समस्या? और ये जो क्षेत्र था, क्योंकि ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी आती है, जब आगे हम जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसके अंदर सब देखेंगे कहां पे सतपुड़ा है, कहां पे विंध्याचल है। बस अब इतना से याद करो, ये था विंध्याचल प्रदेश, ये पूरा क्षेत्र, ये क्या है? विंध्य प्रदेश। और इस विंध्य प्रदेश के अंदर दो चीज थी, देखो, इधर था बघेलखंड और इधर था बुंदेलखंड। इन सबको मिला के हमने बनाया था विंध्य प्रदेश। और पहले दो राजधानी थी, ये जो बघेलखंड था इसकी राजधानी थी रीवा, और बुंदेलखंड था उसकी राजधानी कौन थी? नौगांव। पर बाद में हमने मिला के किसको बना दिया था? रीवा को। तो विंध्य प्रदेश की जो अंतिम राजधानी थी कौन थी? वो रीवा। बात याद रहेगी, कोई दिक्कत, कोई समस्या? और यहाँ पे था हमारा भोपाल, ये रहा भोपाल बीच में, छोटा सा था जरा सा, ये BPL। और भोपाल की राजधानी भोपाल ही थी, और इसमें एकमात्र रियासत थी। कोई दिक्कत, कोई समस्या? फिर एक और याद करना है, किस क्षेत्र में कितनी रियासत थी? देखो, इस क्षेत्र में टोटल 15 रियासत थी। कितनी रियासत थी इसमें? 15। इसमें 11 जोड़ देना आप, तो 11 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 26। तो 26 रियासत यहाँ पे थी, और 26 में जब 12 जोड़ दोगे तो 38 रियासत। तो विंध्य प्रदेश क्या, कितनी रियासत को मिला के हमने विंध्य प्रदेश बनाया था? तो 38 रियासत को हमने विंध्य प्रदेश को मिलाया था। बात याद रहेगी, बहुत समझता है। पहले यहाँ का मंत्रिमंडल अलग था, यहाँ का मंत्रिमंडल अलग था, फिर बाद में दोनों मंत्रिमंडल को क्या कर दिया हमने? मिला दिया। जैसे हमने मिलाया तो दोनों सरकार में क्या होने लगा? विरोध प्रदर्शन होने लगा, दोनों सरकार ने क्या दे दिया? इस्तीफा। बात समझ आ गई? कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई समस्या? बड़े आगे, सिंपल सी बात है, याद रहेगी। तो पहले मध्य प्रदेश ऐसा दिखता था, देखो कैसा दिखता था। इसको बोलते थे हम CP एंड बारात, इसको बोलते थे हम मध्य भारत, और इसको बोलते थे हम बघेलखंड, इसको बोलते थे हम बुंदेलखंड, इसको क्या बोलते थे? CP पूरा। बाद में 1947 के बाद में जब हमारा देश मध्य भारत आजाद होगा, उसके बाद इसको बोलते थे पार्ट ए। अब ये नहीं बोलेंगे हम, इसको बोलते थे हम पार्ट बी, इसको बोलते थे हम पार्ट सी, और इसको बोलते थे हम पार्ट सी। बात समझ में आ गई? ये पार्ट ए के अंदर आ गया, ये पार्ट बी के अंदर आ गया। पहले पार्ट बी में था, फिर कहां चला गया था? पार्ट सी के अंदर। तो हमेशा ऐसे याद करो आप, तो पहले पार्ट बी, फिर बना पार्ट सी। और ये तो पार्ट सी के अंदर हमने डायरेक्ट शामिल करा था इसको, पार्ट सी के अंदर। बात याद रहेगी, कोई दिक्कत, को समस्या? ये बन गया। और ये जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी की जो व्यवस्था है, ये 1956 तक चलेगी। कोई दिक्कत, कोई समस्या? बात याद रहेगी। तो ये पूरा बना है, देखो 1950 से 1956 के बीच में मध्य प्रदेश की स्थिति। तो 1950 के 1956 के बीच में जो मध्य प्रदेश की स्थिति थी वो ये थी, देखो आप अगर आप देखोगे तो ये मध्य प्रदेश था उस समय, ये वाला क्षेत्र पूरा, आपको मैप बनाना आना चाहिए। ये पूरा क्षेत्र उस समय CP एंड बरार था, और इसी को बोलते थे हम पार्ट ए। और पार्ट ए की राजधानी जो थी वो थी यहाँ पे नागपुर। कैपिटल अगर आपकी इससे पूछूं तो कौन थी? नागपुर। बात याद रहेगी। बाकी सारी चीज बता दी कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे, गवर्नर कौन थे, और विधानसभा अध्यक्ष, स्पीकर कौन थे। ये क्या बन गया हमारा? पार्ट बी। ये अच्छे से याद करना है आपको, पार्ट बी। और ये बन गया हमारा पार्ट सी, और यहाँ पे भोपाल, और ये भी क्या है? पार्ट सी। ये क्या बन गया था हमारा? पहले पार्ट बी था, ये वाला क्षेत्र पहले पार्ट बी था, फिर किस में शामिल कर लिया था इसको हमने? पार्ट सी के अंदर शामिल कर लिया था। बात याद रहेगी, कोई दिक्कत, समस्या? और 1 जनवरी 1956 को, तो देखो सुनो बात, जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय हमने क्या करा था? पूरे भारत को शामिल तो कर लिया था। देखो इधर, जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय हमने भारत तो बना लिया था। देखो ऊपर हिमालय आ जाएगा, उस समय हमने भारत तो मिलाया था। पर आप खुद सोचो, पहले इस पूरे क्षेत्र को हम तमिलनाडु कहते थे, पूरे क्षेत्र को, जिसके अंदर वर्तमान का तमिलनाडु भी आता है और आंध्र प्रदेश भी आता है। जबकि तमिलनाडु के अंदर बोलते हैं तमिल, और आंध्र प्रदेश के अंदर बोलते हैं तेलुगु। तो भाषा को लेकर बड़ा विवाद होता है। अभी भी आप देखोगे, देखो बुंदेली लोग अलग, बघेली लोग अलग, और मालवी लोग अलग।
भाषा को लेकर बहुत विरोध प्रदर्शन था। और जो साउथ के जो राज्य थे ना, ये भाषा को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थे ये लोग। ये चाहते थे कि हमारी भाषा के आधार पर ही हमारे राज्य का क्या करा जाए, गठन किया जाए। तो जैसे ही भारत आजाद हुआ था तब से शुरू से ही जनता की मांग थी कि हमें हमारा भाषा के आधार पर हमें एक राज्य बना के दो। तो शुरुआत से ही भाषा को लेकर राज्य को राज्य बनाने की मांग उठती रही। और शुरुआत में क्या करा भारत सरकार ने, एक समिति का गठन करा कि क्या हम भारत में भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार, लिंग्विस्टिक के आधार पर क्या स्टेट का गठन कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आयोग, जो समिति बनी थी, उसको बोलते थे हम एसके धर समिति। और जब उस एसके धर समिति को हमने बनाया तो उसने अपनी पूरे सर्वे के बाद ये पता करा कि हमें भारत का गठन भाषा के आधार पर नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अगर हमने भाषा के आधार पर हमारे भारत का गठन करा तो हमें इससे क्या बनेगा, क्षेत्रवाद उत्पन्न होगा। कोई बोलेगा मैं तेलुगु हूँ, कोई बोलेगा मैं तमिल हूँ, कोई कहेगा मैं मराठी हूँ भाषा में, कोई कहेगा मैं हिंदी हूँ, कोई बोलेगा मैं कन्नड़ हूँ, कोई बोलेगा मैं बंगाली हूँ, कोई बोलेगा मैं असमिया हूँ। इससे क्या होगा, जो एक भारत का सपना था, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना था, वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और भारत कई हिस्सों में टूट जाएगा। उस समय डर था। इसलिए जो एसके धर जो समिति थी, एसके धर जो समिति, जो सबसे पहले नंबर पे जो एसके धर समिति बनी थी, उस समिति ने क्या कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए जैसे ही समिति ने बोला, और ये बात जैसे ही जनता के पास बोली, जनता और बौखला गई। जनता ने बोला अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है, हम हैं जनता करता धरता, लोकतंत्र हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र था, राजा हमारे देश सब खत्म, जनता की आवाज, जनता जो चाहेगी वो होगा, ये बात बोली। तो जनता ने अपनी मांग को लेकर और ज्यादा आंदोलन शुरू कर दिया। जनता ने बोला नहीं चाहिए सही। अब तो बोल कैसे दिया तुमने कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करेंगे। बात समझ में आ गया। और जो आंदोलन हो रहा था, सबसे ज्यादा जो आंदोलन हो रहा था वो आंध्र प्रदेश को लेकर हो रहा था। आंध्र प्रदेश वाले जो साउथ वाले लोग थे, ये बोले थे हमें एक तेलुगु भाषी राज्य बना के दो। और यहीं पे क्या हुआ था, फिर जो एसके धर समिति की जांच करने के लिए, अब एसके धर समिति ने तो अपनी सिफारिश कर दी, एसके धर समिति की जो रिपोर्ट आई थी उसी की जांच करने के लिए बाद में एक और समिति का गठन हुआ, उसको हम बोलते हैं जेवीपी समिति। जेवीपी आगे सब पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल, कब बनी, कब गठन हुआ, क्या सिफारिश दी। जे का मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब होता है वल्लभ भाई पटेल, और पी का मतलब होता है पट्टाभी सीतारामैया। आप बाद में पढ़ोगे पट्टाभी सीतारामैया भारत के, मध्य प्रदेश के पहले क्या बने थे, राज्यपाल। इन तीनों की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, इसलिए इसको बोलते थे जेवीपी समिति। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, इन तीनों लोगों की सदस्यता से समिति बनी थी, इसलिए क्या बोलते जेवीपी। और इस समिति ने भी यही कहा कि जो एसके धर समिति ने जो बात कही वो बिल्कुल सही बात है। अगर हम भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे तो हमारे देश में तो हजारों भाषा बोली जाती है, कितने राज्य बनाएंगे भारत के, 100 राज्य भी बना देंगे भारत के, तो भारत में कभी ये नहीं होगा कि भारत का अब सब कुछ हो गया, अब राज्य बनाने की आवश्यकता नहीं। तो भी कुछ लोग बोलेंगे हम तो कुछ और बात, क्योंकि भारत के बारे में कहावत की जाती है, कोस कोस पे पानी और 2 कोस पे क्या होती है, भाषा वाणी। भाषा कोस कोस पे पानी और 4 कोस पे क्या है, वाणी। मतलब 4 कोस में हमारी क्या बदल जाती है, भाषा बदल जाती है। तो कितने राज्य बनाओगे भाषा के अंदर। तो इस जेवीपी समिति ने भी क्या कहा कि इसकी दर्ज की समिति की जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल सही है, हमें भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करना चाहिए। पर इस जेवीपी समिति ने, क्योंकि ये राजनेता लोग थे, इनको पता थी कि जो सब कुछ है, माए बाप है हमारे, जो है वो कौन है, हमारी जनता। तो इसने ये बोला कि हम जनता की मांग का भी क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। मतलब जनता अगर चाहती है भाषा के आधार पर राज्य बनाना तो हम बनाएंगे, सीधी सी बात है। तो इसी बात को लेकर, इसी जेवीपी समिति की जब रिपोर्ट आई तो इस बात को लेकर इसने भी जब एसके धर समिति का समर्थन किया तो आंदोलन और तेज हो गया। और यहीं पे था आंध्र प्रदेश के अंदर एक व्यक्ति था पोट्टी श्री रामालू, ये व्यक्ति अनशन पे बैठ गया। क्योंकि अनशन कहां से लिया था, महात्मा गांधी से। जब भी हमारे देश में कोई विरोध प्रदर्शन करना होता था तो महात्मा गांधी हमेशा अनशन पे बैठ जाते थे। और अनशन पे जो आदमी बैठ जाता है उस आदमी को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। आप ऐसे सरकार से विरोध प्रदर्शन करोगे आपकी कोई नहीं सुनेगा, जैसे आप बैठे अनशन पे। क्योंकि जब भी आदमी जब खाना पीना छोड़ देता है तो हमें पता है कि कुछ समय बाद इसकी क्या हो जाएगी, डेथ। और किसी भी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, बहुत घटना बहुत बड़ी हो जाती है भाई। तो यहीं का एक व्यक्ति था, आंध्र प्रदेश का में एक व्यक्ति था पोट्टी श्री रामालू, ये नाम याद करना है आपको। और ये क्या बैठ गए, अनशन पे बैठ गए, अनशन पे बैठ गए। और अनशन में बैठने के 56 दिन के अंदर इनके बाद इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। और जैसे ही डेथ हुई मेरे दोस्तों, आंदोलन बहुत ज्यादा तीव्र होने लगे। क्योंकि किसी व्यक्ति, जो व्यक्ति चाहता था कि आंध्र प्रदेश एक राज्य बने, तेलुगु भाषी एक राज्य बने, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जो हमारा नेता था। और जैसे ही मृत्यु होती है किसी नेता की, सुनो जनता बौखला जाती है, जनता बहुत आक्रोश में आ जाती है। और आंदोलन, जनता ने तीव्र आंदोलन स्टार्ट कर दिया। तो सरकार ने इस समस्या का समाधान करने के लिए 1 अक्टूबर 1953 को, कब याद रखना,
1 अक्टूबर 1953 को पहली बार आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया। और जैसे ही आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, बाकी राज्य बोले भैया साहब हम क्यों बुरे हैं, हमें भी एक राज्य बना के दो। महाराष्ट्र ने बोला मराठों ने हमें भी एक राष्ट्र बना के दो, गुजरात ने बोला हमें भी एक राज्य बना के दो, मध्य प्रदेश ने बोला हमें भी मध्य प्रदेश बना के दो। बात समझ में आ गई। जैसे 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश बना तो सरकार ने ये बोला कि देखो अब आपको आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, हम एक आयोग बना रहे हैं जो भाषा के आधार पर राज्यों का क्या करेगा, गठन। उसी आयोग का नाम था फजल अली आयोग। कब बना था फजल अली आयोग? 1953 में। बात याद है, दिसंबर में बना था, लास्ट में दिसंबर 1953 में बना था। और 3 साल बाद इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1956 में। और जो उस रिपोर्ट दी थी फजल अली आयोग ने, इसके 3 सदस्य थे, आगे सब पढ़ेंगे कि इसके जो अध्यक्ष थे वो थे हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे फजल अली, इसीलिए इसको बोलते हैं हम फजल अली आयोग, या इसको हम बोलते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है। इस कमीशन ने क्या करा, पूरे देश का सर्वे करा, पूरे देश को देखा कि कहां पे हमें किस प्रकार का राज्य बनाना चाहिए। इस फजल अली आयोग ने यही बात कही कि हमें एक भाषा के आधार पर कोई राज्य का गठन नहीं करना चाहिए, पर किसी भी भाषा के आधार पर राज्य का गठन करने के पहले हमें देखना चाहिए कि उस राज्य का, जिस राज्य का हम गठन करें, अगर वहां पे मान लो एक क्षेत्र है ये इतना बड़ा, अगर इस क्षेत्र के अंदर 70% लोग, कितने 70% लोग अगर किसी एक भाषा को बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हम उस भाषा के आधार पर राज्य का गठन कर सकते हैं। फिर उसने ये बोला कि अगर अच्छा इसी क्षेत्र के अंदर मान लो किसी भाषा को बोलने वाले 30% से लोग अधिक है, अल्पसंख्यक लोग, कम लोग 30% अधिक, तो वहां पे सिर्फ भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं करना चाहिए, वहां पे हमें प्रशासन के आधार पर राज्य का गठन करना चाहिए, जिसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर राज्य का गठन करना। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब कि प्रशासन की सहूलियत के हिसाब से हमें राज्य का गठन करना चाहिए कि क्या प्रशासन करने में कोई समस्या दिक्कत आ रही है तो हम राज्य का गठन करें। बात समझना कि ऐसे फजल अली आयोग ने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी। फजल अली आयोग ने ही सबसे पहले कहा कि भैया साहब आपने जो राज्य बना रखा है ना, ये पार्ट ए, जो हमारे देश में जो सिस्टम बना रखा ना, ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी का, सबसे पहले तो इसको खत्म करो और इसकी जगह 2 चीज लेके आओ। एक तो लेके आओ राज्य, जिसको हम बोलते हैं आज वर्तमान में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, एक होता है राज्य, और दूसरा होता है यूटी, जिसको हम बोलते हैं संघ शासित प्रदेश। संघ शासित प्रदेश, ये 2 क्षेत्र में बांटो। बात समझ में आ गई। राज्य जैसे कि एक मध्य प्रदेश एक राज्य, और यूटी का मतलब जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, ये क्या है, राज्य जिसमें सेंटर का ज्यादा कंट्रोल हो, उसको हम यूटीज बोलते हैं। बस 2 क्षेत्र बांट दो। तो सरकार ने ये बात मान ली। फिर देखो फजल अली आयोग ने ही कहा था कि हमारे देश में कितने राज्य बनने चाहिए, 16 राज्य बनने चाहिए। कितने राज्य बनने चाहिए, 16। और कितने केंद्र शासित बनने चाहिए, 3। पर भारत सरकार ने कितने राज्य बनाए, 1 नवंबर, ये याद रखना है, 1 नवंबर 1956 को भारत सरकार संसद के अंदर एक अधिनियम लेके आई, जिसको हम बोलते थे 1956 के अंदर एक अधिनियम ली, जिसको हम बोलते हैं 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। कौन सा संविधान संशोधन है, 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आई संसद। और उसके अंदर सरकार ने बोला कि हम 14 राज्य बनाएंगे। कितने स्टेट बनाएंगे, 14 स्टेट्स बनाएंगे। और इसी के अंदर बोला कि हम कितनी बार यूटी बनाएंगे, 6 यूटीज बनाएंगे। बात समझ में आ गई, सिंपल सा कंसेप्ट। तो सरकार ने ये कंसेप्ट अपनाया, रिकमेंडेशन ये दिया था। फिर उसी प्रकार से हम इसी रिकमेंडेशन को मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी देखेंगे कि मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में इसने क्या क्या बात कही थी। तो ये आगे वाली जो डिटेल है हम कल के लेक्चर में बताने वाले हैं, सारी डिटेल्स। अभी इतना मुझे उम्मीद है कि इतनी सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। सारी डिटेल पढ़ेंगे हम। एसके धर समिति ने क्या कहा था, जेवीपी समिति ने क्या कहा था, फजल अली आयोग ने क्या कहा था, उसका इंपैक्ट मध्य प्रदेश पे क्या बना। तो 1956 के बाद क्या याद करना है, 1 नवंबर 1956 को बना मध्य प्रदेश। बात याद आ गई। कब बना मध्य प्रदेश, ये बात याद रहेगी। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं मैं। कब बना मध्य प्रदेश, 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को बना मध्य प्रदेश। और उस समय मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारी चीजें आती थी, और हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे फजल अली आयोग को। तो उस मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश जो वर्तमान में भी दिख रहा है और छत्तीसगढ़, ये दोनों क्षेत्र आते थे। बात याद रहेगी। और ये कहलाता था हमारा मध्य प्रदेश। उस समय 1 नवंबर 1956 को जो हमारा मध्य प्रदेश बना था, तो फजल अली आयोग ने, अगर आप देखोगे इस मध्य प्रदेश को, देखो मध्य प्रदेश इतना बड़ा है, तो उस समय मध्य प्रदेश की राजधानी, देखो मध्य प्रदेश के बीच में कौन आता था, जबलपुर। तो फजल अली आयोग ने क्या कहा था कि राजधानी क्या बनाओ मध्य प्रदेश की, जबलपुर। पर देखो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जबलपुर गए थे तो उनका बहुत विरोध प्रदर्शन हुआ था।
अब क्यों हुआ था, क्या हुआ था, तो जनता ही जानती है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा कि जबलपुर को राजधानी ना बना के बोल दिया भोपाल को राजधानी बना दो, तो भोपाल को राजधानी बनाया था उस समय। बात समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत को समस्या? आगे हम सब डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या परिवर्तन हुआ क्या नहीं हुआ वर्तमान में मध्य प्रदेश में क्या हुआ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम, कल जो लेक्चर होगा हमारा, सारे लोग लाइव देख सकते हो हमारी क्लासेस। और कैसी लगी हमारी क्लास आप रिव्यू जरूर दीजिए, कमेंट जरूर करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लाते रहें। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दुविधा हो, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो, वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहां पे आपको एक मोबाइल नंबर दे रखा है, उस पर कॉल करिए, सारी चीज पूछिए, आपको जो भी आपके प्रश्न है, आपकी जो भी डाउट है। हमें फिर एक बार बता देता हूँ आपको, हमारी जो क्लासेस है वो बहुत मीडियम में होने वाली है, हिंदी मीडियम में भी होगी और इंग्लिश मीडियम में होगी। देख सकते हो आप, सारा कंटेंट मैं आपको बता देता हूँ एक बार कैसे क्या रहने वाला है सारी चीज। ये हमारा मध्य प्रदेश है, ये पूरा आगे हम कल पढ़ने वाले हैं इसको। ये हिंदी में देखो पीडीएफ, पूरा कंटेंट आपको, ये पूरी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी सेम टू सेम, आप इसको पढ़ सकते हैं। बस आपको समझना है, बैठना है, ध्यान से सुनना है। बात समझना कि ये हिंदी में लिखा है, इसका जस्ट ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। सारी चीज आपको हिंदी इंग्लिश में, तो किसी प्रकार की कोई चिंता पालने की आवश्यकता नहीं है आपको, बस आपको अच्छे से सुनना है और पढ़ना है। जो डाउट आपके आते हैं वो डाउट आपको यहाँ पे लाइव जब हमारी क्लास होती है तो आपको डाउट पूछना है। एपी की बेस हमारी स्टार्ट हो चुकी है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में। अगर आपको लगता है कि हमें सर ऑनलाइन आके पढ़ना है तो आप हमारा ऐप पे जाइए, हमारा ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे आपको पूरा कोर्स मिलेगा। क्या प्राइस होने वाली है, क्या प्राइस नहीं होने वाली है, आप कॉल करिए हमारे मोबाइल नंबर पे। दूसरा, अगर ऑफलाइन आके पढ़ना चाहते हो तो हमारा इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन आके भी पढ़ सकते हो। भौरकुआ सुंदरम कॉम्प्लेक्स में हमारा ऑफिस है, यहाँ पे आके आप इंक्वायरी ले सकते हो। कब से क्लास कैसे क्या रहने वाली, सारी चीज सारी डिटेल आपको मिलने वाली है। हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है, हमारा टारगेट है जुलाई से पहले पहले हमें एपी के लिए तैयार होना है। जो बच्चे एपी दे चुके हैं उनके लिए भी यूजफुल ये क्लासेस है, जो बच्चे पहली बार एपी देना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास है। मैं गारंटी देता हूं आपको 45 क्वेश्चंस की, 50 में से 45 क्वेश्चन हम आराम से सही कर सकते हैं। बस आपको पेशेंस के साथ पढ़ने की आवश्यकता है। हमारे साथ आप जुड़े रहिए, किसी भी प्रकार का कोई समस्या डाउट आए तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय नमस्कार बच्चों।